स्वागत दोस्तों, अगर चलो बड़ी खबर के साथ के सामने मोतियों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी दिनांक बताएंगे दोस्तों। टीएमसी छोड़ने के बाद लोकसभा क्षेत्र जादवपुर के अंदर यात्रा पर पहुंची थी दोस्तों, जिसके बाद लोगों ने इनको चौतरफा घेरते हुए बेईमान बेईमान के नारे लगाए। बताएंगे इसके बाद क्या कुछ बोला गया दोस्तों, और पैसे भी पूछे कि कितने में बिके हो, और बताएंगे किस तरीके का हुआ है जोरदार तरीके का विरोध दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर को बिहारी बाबू का मिला जोरदार तरीके का समर्थन। बताएंगे कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की क्या भूमिका है दोस्तों, और बीजेपी ने किसको नया उम्मीदवार बनाया है, और कौन सी जाति को टारगेट कर रही है बीजेपी अपने साथ में लाने की कोशिश कर रही है, और सिन्हा के समर्थन के बाद किस तरीके से बदलेगा उपचुनाव का पूरा समीकरण। और केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री के स्टाफ के 4 सदस्यों को बर्खास्त किए जाने को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। सवाल खड़ा किया है जयराम रमेश ने, करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की टीएमसी के जितने भी बगावत करके नेता अलग हुए हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, उन सब के खिलाफ जनता मोर्चा खोलेगी, और इसी तरीके का विरोध हर कोने में देखने को मिलेगा और हर वक्त देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद लोगों को उम्मीद नहीं थी कि तृणमूल कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से टूट जाएगी दोस्तों की 20 सांसद पलटी मार लेंगे और 62 के आसपास विधायक पलटी मार देंगे और पूरी तरीके से पार्टी खत्म हो जाएगी। और ममता बनर्जी के पास ना तो लगभग विधायक बचेंगे और ना ही लगभग सांसद बचेंगे, लेकिन ममता बनर्जी फिर भी सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार है दोस्तों। और बागी हो चुके नेताओं में जिन लोगों का नाम था दोस्तों, उसमें सबसे चौंकाने वाले नाम में अगर किसी का नाम कहा जा सकता है तो वो सयोनी घोष का नाम था, जो जादवपुर से टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीती हुई है दोस्तों। उस जादवपुर से चुनाव जीती हुई है जहां पर ममता बनर्जी कई बार चुनाव लड़ी है, और ममता बनर्जी ने अपनी सीट पर यानी तृणमूल कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ जादवपुर से इनको चुनाव लड़ाया। और सयोनी घोष से उम्मीद की जा रही थी कि वो किसी भी हालत में ममता बनर्जी के लिए पूरी तरीके से निष्ठावान रहेंगी यानी लॉयल रहेंगी, लेकिन सयोनी घोष ने जो बयान दिया था कि मैं राघव चड्ढा नहीं जो चड्डी हो जाऊंगी, और इसके बाद उनके बयान की काफी चर्चा हुई थी दोस्तों। लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो कम से कम 1 महीने के अंदर ये बयान देकर तो पलटी नहीं मारेंगी दोस्तों, लेकिन 1 महीने के अंदर ही बयान देकर इन्होंने पलटी मार ली और सयोनी घोष ममता बनर्जी को धोखा देकर चली गई दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर अब आम जनता यानी जादवपुर के लोगों के बीच में पहुंची दोस्तों, तो इनको समझ में आ कि ममता बनर्जी को छोड़कर जाना इतना आसान नहीं है कि क्षेत्र की जनता ने इनका जोरदार तरीके का विरोध किया दोस्तों। जैसे ही सयोनी घोष को लोगों ने देखा, सयोनी घोष उम्मीद कर रही थी कि जनता उनके जय जयकार के नारे लगाएगी दोस्तों, लेकिन जनता ने उनके क्षेत्र के अंदर बेईमान बेईमान के नारे लगाए और विरोध और नाराजगी के चलते सयोनी घोष को गाड़ी में वापस से बैठकर भागना पड़ा दोस्तों। दल बदलू नेताओं का जनता के बीच में बुरा हाल हो चुका है। लोग पूछ रहे हैं कि कितने पैसे लिए आपने, यानी कोता टका बिक्री हो ले, यानी कितने पैसे में बिक्री हो गई, बिक गई आप कि आप तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को छोड़कर चली गई। तो इन सारे सब शब्दों से इनको संबोधित किया गया दोस्तों। गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया, बेईमानी बेईमान शब्द का इस्तेमाल किया गया और दल बदलू कह कहकर पुकारा गया। तो कुल मिलाकर ये जो बयान दे रही थी सयोनी घोष की मैं राघव चड्ढा नहीं हूं जो चड्डी बन जाऊंगी, तो अब इनको अपने क्षेत्र की जनता गद्दार शब्द से संबोधित कर रही है और पूछ रही है कि कितने पैसे में आप बिक गई हैं। तो इसका जवाब तो इनके पास कुछ नहीं है दोस्तों। कुल मिलाकर अगर आप भी मानते हैं कि सयोनी घोष का जो हाल हुआ है वही हाल बगावत करने वाले यानी ममता बनर्जी को छोड़कर जाने वाले सांसदों और विधायकों का होगा जब वो क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि जो क्षेत्र की जनता है उन्होंने ममता बनर्जी के नाम पर इन सबको वोट दिया है, केवल ममता बनर्जी के चेहरे पर वोट दिया है दोस्तों। और व्यक्ति विशेष का चुनाव हुआ था, ये बात सब मानते हैं, और इसीलिए व्यक्ति विशेष के तौर पर ममता बनर्जी चेहरा थी और सारे वोट ममता बनर्जी के चेहरे पर पड़े हैं, बाकी तो इनको कोई जानता तक नहीं है दोस्तों। इसके बाद अब सयोनी घोष का नंबर लगा, आने वाले दिनों के अंदर और सांसदों का विरोध होगा और विधायकों का विरोध आम जनता में होगा, चाहे टीएमसी के ममता बनर्जी के साथ वाले नेताओं के साथ कितना भी अत्याचार बीजेपी कार्यकर्ता कर ले। अंततोगत्वा सच्चाई यह है कि आम जनता ममता बनर्जी को अपना नेता मानती है, उनको स्ट्रीट फाइटर मानती है, और ममता बनर्जी से बगावत करना मतलब टीएमसी के 41% मतदाताओं से बगावत करना, और 41% मतदाता किसी भी कीमत पर इनको छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। और हर जगह पर विरोध होगा, डंके की चोट पर विरोध होगा, बार बार विरोध होगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की राज्यसभा सदस्यता शुरू होने के साथ ही उनके विधानसभा सीट यानी बांकीपुर के विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है दोस्तों। उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का सब इंतजार कर रहे थे। आगे आपको बताएंगे किसको प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी चर्चा है दोस्तों वो ये कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर आए हैं और जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसंपर्क भी करना शुरू कर दिया है। जगह जगह जा रहे हैं, मोहल्ले
मोहल्ले में जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, विभिन्न सामाजिक समूहों से मुलाकात कर रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं। पार्टी की ओर से दी गई जानकारी में 11 जुलाई को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और इस बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जो कई बार पटना से चुनाव जीते दोस्तों, और पटना में इनके चुनाव जीतने का एक जो सबसे बड़ा कारण था वो बांकीपुर विधानसभा सीट थी, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा कायस्थ समाज की आबादी है और कायस्थ समाज शत्रुघ्न सिन्हा को अपना बड़ा नेता मानता था दोस्तों। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जो अपमान बीजेपी के लोगों ने किया, उसके बाद उन्होंने टीएमसी का रास्ता अपनाया और टीएमसी के रास्ते वो संसद पहुंचे दोस्तों। ऐसे में अब शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलकर बांकीपुर क्षेत्र के अंदर हो रहे उपचुनाव में प्रशांत किशोर का जमकर समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर बिहारी बाबू ने डंके की चोट पर प्रशांत किशोर को समर्थन करते हुए कहा कि वो बदलाव चाहते हैं और उनका साथ हमको देना चाहिए। बिहारी बाबू ने समर्थन की अपील की दोस्तों। तो इसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी ने हर जगह सोशल मीडिया पर फैला दिया और जनता से समर्थन मांगा जा रहा है। ऐसे में ये बहुत बड़ा समर्थन शत्रुघ्न सिन्हा का प्रशांत किशोर को है दोस्तों। ऐसे में अगर शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ प्रचार करने के लिए आ जाए और कायस्थ समाज के लोगों से न्याय की मांग करे, तो कायस्थ समाज के लोग अगर वोट कुछ भी 20% 30% भी प्रशांत किशोर के साथ आकर खड़े हो जाएंगे तो पूरी तस्वीर बदल जाएगी बिहार के अंदर दोस्तों। और जो कायस्थ समाज है उनको बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, तो इसके बाद कहीं ना कहीं कायस्थ समाज की नाराजगी तो है क्षेत्र के अंदर और विकास के नाम पर बंटाधार हो रखा है पूरे इलाके का। साथ ही साथ दोस्तों बांकीपुर के विधानसभा सीट पर जो दो सबसे बड़े समुदाय हैं, एक तो कायस्थ समाज है जिसकी आबादी 65,000 है, जबकि 60,000 आबादी वाले यादव समाज की दूसरी बड़ी भूमिका है दोस्तों। ऐसे में आरजेडी में ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि आरजेडी को पिछली बार केवल 46,000 वोट मिले थे दोस्तों, जबकि यादव समाज का वोट 60,000 के आसपास है। तो यादव समाज ने भी पूरा वोट इनको आरजेडी को नहीं दिया था, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि एक अलग तरीके का समीकरण था दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी 40 साल से ये सीट जीती आ रही है, तो इसका मतलब यादव समाज के वोट भी एकजुट नहीं होते हैं आरजेडी या किसी दूसरी पार्टी के पक्ष में। ऐसे में प्रशांत किशोर एक नया विकल्प हो सकते हैं और आरजेडी ने अपना उम्मीदवार रेखा गुप्ता को बनाया है। सेम उम्मीदवार बनाया गया जो पिछली बार बनाई गई थी और पिछली बार इनको यादव समाज का वोट भी नहीं मिला था दोस्तों। तो अब कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं क्षेत्र में बदलाव करने का। ऐसे में आरजेडी से उम्मीद की जा रही थी कि वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और प्रशांत किशोर का समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता खुलकर प्रशांत का समर्थन करने के लिए आ भी गए थे, लेकिन बाद में बात बन नहीं पाई और अलग अलग उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं, यानी विपक्ष के दो उम्मीदवार, एक रेखा गुप्ता और दूसरा प्रशांत किशोर है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के वोट आपस में विभाजित होंगे दोस्तों। प्रशांत किशोर के जीतने की उम्मीद तभी है जब वो बीजेपी के जो कोर वोटर है, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो या फिर बनिया समाज के लोग हो या फिर कायस्थ समाज के लोग हो, उनके साथ में लेकर आ जाए। और प्रशांत किशोर की छवि सवर्ण समाज के अंदर अभी ठीक ठाक चल रही है, तो उनको सवर्ण समाज का वोट तो मिलेगा ही। ऐसे में अगर आरजेडी का समर्थन भी मिल जाता तो स्थिति पूरी तरीके से पलट जाती दोस्तों, क्योंकि 40 साल से ये सीट आरजेडी, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की कोई पार्टी नहीं जीत पाई है। कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि प्रशांत किशोर के साथ खड़े रहे, क्योंकि प्रशांत किशोर का जीतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बीजेपी का जीतना नुकसान पहुंचाएगा और इसीलिए ये तय करना पड़ेगा कि किसके जीतने से गठबंधन को फायदा है, किसे नहीं है। तो प्रशांत किशोर जीत जाए तो इंडिया गठबंधन के लिए अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं होगा, इसीलिए सबको समर्थन करना चाहिए था। अब बीजेपी ने इस सीट को लेकर अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है दोस्तों। भाजपा ने नितिन नवीन की बांकीपुर सीट से अभिषेक कुमार को मैदान में उतारा है, जो खुद कायस्थ समाज से आते हैं। तो बीजेपी वाले भी अब कायस्थ कार्ड खेल रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जहां पर अभी 2 दिनों से एक चर्चा जो सबसे ज्यादा चल रही है दोस्तों, वो ये कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के स्टाफ के 4 सदस्यों को बर्खास्त किए जाने की खबर चौंकाने वाली है दोस्तों। ये किसी से छिपा नहीं है कि मोदी शासन में इस तरह की नियुक्तियां कैसे की जाती है। क्या बिना आग के इतना धुआं उड़ सकता है? क्या यह प्रधानमंत्री की चंदा दो धंधा लो योजना के गड़बड़ा जाने का एक मामला हो सकता है? ये सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान पहले से ही सवालों के घेरे में है, उसके बाद अब भूपेंद्र यादव को भी सवालों के घेरे में लिया गया है। आप लोग इस पर जो राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने सोमवार को बताया कि उन्होंने दिल्ली में चुनाव आयोग के पास रिस्पांस फाइल किया है। उन्होंने कहा कि हमने विस्तृत रिप्लाई दिया है। 1998 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की कमेटी गठित हुई थी। 3 साल के लिए कमेटी का कार्यकाल होने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में 5 साल किया गया और इस बात की जानकारी दे दी गई है। कुल मिलाकर दोस्तों वकील के तौर पर काम कर रहे हैं कल्याण बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का पक्ष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रख रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ममता बनर्जी के चेहरे को असली मानकर, यानी ममता बनर्जी टीएमसी और टीएमसी ममता बनर्जी, उस आधार पर पार्टी को टीएमसी यानी ममता बनर्जी के हाथ में सौंप देंगी और पार्टी का सिंबल भी ममता बनर्जी के साथ में रहेगा। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ये पार्टी का सिंबल किसी दूसरे को भी दे दे तो मुझे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि टीएमसी का जो चुनाव चिन्ह है उस पर तो लोग मुझे पहचानते हैं, यानी मेरे चेहरे के साथ ही टीएमसी के चुनाव चिन्ह को लोग पहचानते हैं। तो अगर कोई दूसरा लेकर जाएगा तो लोग उसको पहचानेंगे नहीं, ये बात है। साथ साथ दोस्तों
लालू यादव जी एक बार फिर से अपने पुराने चिर परिचित अंदाज में दिखाई दिए। दोस्तों लालू यादव जी से जब ये सवाल मीडिया वाले ने पूछा कि आपकी सुरक्षा हटा दी गई है बिहार सरकार के द्वारा, इस पर आपकी क्या राय है, तो लालू यादव जी कहते हैं कि मुझे इसे कोई समस्या नहीं है। उन्होंने खुद को बिहार का शेर बता दिया दोस्तों, और अपने अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं बिहार का शेर हूं, मुझे इसे कोई समस्या नहीं है कि मेरी सुरक्षा घटा दी गई है। कितनी घटा दी गई है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा कथित रूप से राजनीतिक निशाना बनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा छीन ली गई दोस्तों। की लालू यादव जी की सुरक्षा काफी जरूरी है। सामाजिक न्याय के वो एक प्रतीक चिन्ह है, और उनको लेकर जो लोग सामंतवादी और मनुवादी मानसिकता रखते हैं दोस्तों, वे लोग चिढ़ते हैं, और इसीलिए लालू यादव जी की सुरक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की सरकार को ऐसा लगता नहीं है, और इसीलिए उन्होंने सुरक्षा वापस ले लिया। अब लालू यादव इस मामले को भी पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं दोस्तों, सकारात्मक तरीके से लेते हुए कह रहे हैं कि मैं तो बिहार का शेर हूं, मुझे इन सब चीजों से डर लगता नहीं है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक मंगलवार को शिमला स्थित प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में आयोजित की जाती है दोस्तों। बैठक में प्रदेश के प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया दोस्तों। बैठक के बाद प्रदेश के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियां और अधूरी गारंटियों के खिलाफ प्रदेश भर के अंदर जन आंदोलन करेगी। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकाय चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता कांग्रेस पार्टी के 3.5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है, और अब 2027 के चुनाव की तैयारी चल रही है। उन्होंने कई तरीके की बातें कही है, यानी बीजेपी के लोग अब हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मुहिम चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ। ऐसे में दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे, उसमें एक जो सबसे बड़ा वादा था वो ओपीएस का था, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का था, पुरानी पेंशन योजना का था, और इसे कांग्रेस पार्टी सरकार ने लागू कर दिया दोस्तों। इसके बाद जो 5 और वादे किए गए थे वो भी धरातल पर उतार दिया गया है। महिलाओं के अकाउंट में 1500 रुपए भेजे जाने की भी चर्चा चल रही है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने मैक्सिमम वादे पूरे कर दिए, लेकिन बीजेपी के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को वित्तीय मैनेजमेंट को लेकर निशाने पर लिया जाए। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर निशिकांत दुबे को समाजवादी पार्टी की तरफ से पहुंचा दिया गया है मानहानि का नोटिस दोस्तों। इस पर अब निशिकांत दुबे की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि जो अपडेट है वो ये की कृष्ण कन्हैया पाल जो एडवोकेट है, वकील है दोस्तों, हाईकोर्ट लखनऊ के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अधिवक्ता समूह के सभा के, उन्होंने निशिकांत दुबे को मानहानि का एक नोटिस भेजा है उनके बंगले पर दोस्तों, और लीगल नोटिस भेजा गया है डिफेमेशन का, कैरेक्टर असैसिनेशन का, यानी चरित्र के साथ खिलवाड़ करने यानी छवि खराब करने का। तो इस मामले पर अखिलेश यादव जो सांसद है कन्नौज के, उनका अपमान बड़ा अपमान माना गया, और इसीलिए बीजेपी के नेता को पहुंचा दिया गया है मानहानि का नोटिस दोस्तों। और मानहानि का नोटिस गया तो अब इनको जवाब तो देना पड़ेगा। इस पर निशिकांत दुबे कहते हैं कि अखिलेश यादव जी, इस तरह का वकील लोग आपको इज्जत कर रहा है। मानहानि यदि आपका हुआ है तो नोटिस भी आपकी तरफ से आएगा, ना कि किसी और की तरफ से। कानून यही कहता है। इस कानून को बनाने वाले कमेटी में भी सदस्य था, इसलिए जानकारी है मुझे। और आपने क्या हालत बना रखी है, कुछ लेते क्यों नहीं, कम से कम विकी गोली ले लीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे को अभी भी लग रहा है कि वो मजाक कर रहे हैं और ये हंसने के लिए बोल रहे थे, लेकिन थोड़ा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को हल्के में ले रहे हैं दोस्तों। यानी समाजवादी पार्टी ने एक नहीं बल्कि कई जनपद के अंदर इन पर मुकदमे करवाए हैं, तो नोटिस इनको अभी बहुत तरीके से आने वाले हैं, अलग अलग तरीके से आने वाले हैं। अखिलेश यादव तो एक, अलग अलग नेताओं की तरफ से भी नोटिस भेजे जाएंगे। तो निशिकांत दुबे अभी थोड़ा और ज्यादा लपेटे में आने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि निशिकांत दुबे को एक तो बीजेपी भाव नहीं दे रही है, क्योंकि ये कोशिश करते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की बदनामी की जाए, जवाहरलाल नेहरू के बारे में उल्टा सीधा फैक्ट बताया जाए, ताकि नरेंद्र मोदी के नजर में आ जाए और मंत्रिमंडल के विस्तार में इनको मंत्री बना दिया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या ये सब जो कर रहे हैं इनको कोई फायदा मिलेगा, मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिलेगी, या फिर हर बार की तरह फिर से दुकारे जाएंगे। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों निशिकांत दुबे के मानहानि के मामले को लेकर और समाजवादी पार्टी द्वारा भेजे गए नोटिस के बारे में दोस्तों? साथ परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार की जवाबदेही की मांग को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध मंगलवार को 18वें दिन प्रवेश कर गया दोस्तों। वहीं पर कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ये 10वां दिन है, और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अनशन शुरू होने के बाद वांगचुक का वजन 6 किलो कम हो गया, इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो रक्तचाप है वो भी काफी कम हुआ है। दीपके ने सवाल किया कि सरकार कब जाएगी। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा SKM के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में जंतर मंतर पर धरना स्थल का दौरा किया। किसान संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को समाप्त करने और अपनी जान देने वाले छात्रों के परिवार को मुआवजा मुहैया करवाने और परीक्षा में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है दोस्तों। प्रतिनिधिमंडल में कई सारे लोग थे, जिसमें हन्ना मोल्ला और पी कृष्ण प्रसाद और अन्य लोग SKM से जुड़े हुए लोग मौजूद थे दोस्तों, और अपने टाइम में किसान आंदोलन बड़े स्तर पर करने वाले सभी लोग थे। तो ऐसे में किसानों का समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसे गृह मंत्रालय और बीजेपी के लोगों में एक तरीके से ये मैसेज गया होगा कि किसान
किसान साथ में खड़े हैं और आंदोलन जब किसान करते हैं या किसान समर्थन करते हैं किसी आंदोलन का तो वो आंदोलन सफल होता है। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होगा ही होगा, लेकिन कब होगा ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। ऐसे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले, अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के सोशल मीडिया पर सामने आए आरोपों जांच के लिए गठित 4 सदस्यीय टीम ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी। दोस्तों एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC के वरिष्ठ अधिकारियों वाली जांच समिति ने अपनी जांच शुरू कर दी। समिति CCTV फुटेज सहित उपलब्ध सभी साक्ष्यों की जांच और संबंधित व्यक्तियों के बयान लेने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। दोस्तों अधिकारी ने बताया कि समिति मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालेगी ताकि आरोपों की सत्यता सामने आ सके। कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, सच सामने आ जाएगा। मंदिर समिति ने आरोपों को बेहद गंभीरता से लिया है। दोषी पाए जाने पर लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच समिति ने अपना काम शुरू कर दिया। हर सप्ताह भर से लेकर 10 दिनों के बीच उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे ही प्रारंभिक रिपोर्ट मिलेगी, दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ भीषण बारिश में कई राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही और अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। दोस्तों ये त्रासदी, इस त्रासदी में अपने परिजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति अपनी गंभीर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि संकट की इस घड़ी में प्रशासन और लोगों को जितनी मदद हो सके उतनी मदद करे। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि सभी से आग्रह है कि प्रशासन की सलाह का पालन करे, सतर्क रहे। आपके और हमारे परिवार के लिए सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम सारे नियमों का पालन करें और प्रशासन के द्वारा जो बातें बोली जा रही है, जो प्रशासन बता रहा है किस तरीके से आगे बढ़ना है, इस आपदा से बचना है, तो उस पर हमें पूरी तरीके से ध्यान देना है। कुल मिलाकर दोस्तों मानसून के दौरान केरल के अंदर काफी ज्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, यानी भूस्खलन देखने को मिलता है। उसी का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे। साथ साथ दोस्तों अयोध्या के अंदर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के विरोध में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी कैबिनेट के मंत्री और विधायकों के साथ शिमला स्थित राम मंदिर पहुंचे। दोस्तों इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की और चंदा चोरी की घटना पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। दोस्तों मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम के चरणों में पूर्ण आस्था है। उन्होंने चंदा चोरी करने वाले के लिए सख्त सजा की मांगी है। ऐसे में पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी अयोध्या और तमाम अन्य मंदिरों से जुड़े हुए मामले को जोर शोर से उठा रही है। दोस्तों और मंदिर के अंदर चंदा चोरी एक बहुत गंभीर मामला है। आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर हिंदुत्ववादी संगठन का जो सपोर्ट होता है दोस्तों, यानी जो वे लोग लोगों को मोबिलाइज करने में किसी के समर्थन में या किसी के विरोध के लिए जो लोगों को तैयार करते हैं, वो मंदिरों के सहारे ही होता है। यानी मंदिर पर एक तरीके से हिंदुत्ववादी संगठनों का कब्जा होता है। लेकिन मंदिर में एक जो सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, वो लोगों के पैसे है और लोगों के पैसे जो चंदा लोग आम जनता श्रद्धा में आस्था में देती है, तो उसका सही से सदुपयोग होना चाहिए, आम जनता के लिए उपयोग होना चाहिए। किसी राजनीतिक गतिविधि में या फिर किसी सामाजिक गतिविधि जो किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला हो, किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने वाला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए इसी मूल आधार के कारण कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर के अंदर मंदिरों के चंदा चोरी से जुड़े मामले को उठा रही है। दोस्तों इस पर आप क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी और गबन मामले को लेकर सियासी बयानबाजी चरम पर है। दोस्तों फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मामले पर सीधे भाजपा सरकार और ट्रस्ट को घेरा है। दोस्तों उन्होंने 2 टूक कहा है कि उन्हें SIT की जांच पर तनिक भी भरोसा नहीं है। सांसद का आरोप है कि इस पूरे मामले में बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और जांच को सही दिशा में नहीं ले जाया जा रहा है। अवधेश प्रसाद ने मांग की है कि इस गबन कांड की निष्पक्ष जाँच के लिए एक विशेष न्यायालय यानी स्पेशल कोर्ट का गठन होना चाहिए। उन्होंने ट्रस्ट की हालिया बैठक को भी महज दिखावा बताते हुए कहा कि बैठक में कोई भी बड़ा या फैसला नहीं लिया गया। तो एक तरीके से जो बैठक बुलाई गई थी उसे उम्मीद लोगों को काफी थी, लेकिन उम्मीद सही से खड़ी उतरी नहीं। दोस्तों बड़े लोगों को अभी तक बचाया जा रहा है और इसी बात को लेकर अयोध्या के जो सांसद है, फैजाबाद के सांसद है अवधेश प्रसाद, दोस्तों वे नाराजगी जता रहे हैं और बात एकदम सही है। जब कार्रवाई हो रही है तो सही तरीके से उचित तरीके से उन सभी लोगों पर होनी चाहिए जो लोग इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए हैं। ऐसा ना हो कि केवल कुछ लोगों पर कार्रवाई हो जाए, बाकी लोगों को बचा लिया जाए। और इस बात को लेकर नाराजगी अवधेश प्रसाद जाहिर कर रहे हैं, जो एकदम सही भी है, वाजिब है एकदम मामला। साथ साथ दोस्तों राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता होती है। इसमें अशोक गहलोत पहुंचते हैं। गहलोत कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के द्वारा बंसी पहाड़पुर से लीगल तरीके से मंदिर निर्माण के लिए पत्थर उपलब्ध करवाया गया था। राजस्थान के अंदर लोगों का एक अलग लगाव है मंदिरों से, खासकर राम मंदिर से, और इसीलिए इलीगल माइनिंग राजस्थान के पूरे मुख्यमंत्री इसका जिक्र करते हैं। दोस्तों अशोक गहलोत कहते हैं कि राजस्थान के लोगों का एक अलग लगाव है, क्योंकि जब मंदिर बन रहा था तब इलीगल माइनिंग हो रही थी। बंसी पहाड़पुर करके एक जगह है भरतपुर के अंदर, पत्थर वहीं से मंदिर के लिए भेजा जा रहा था।
था। मिस्टर चंपत राय जी मेरे से मिले थे और एक और कोई दिनेश जी नाम का व्यक्ति आया हुआ था हमारे पास। मैंने उनको कहा कि आप पवित्र काम करने जा रहे हैं मंदिर, राम मंदिर का, तो अवैध पत्थर मत लगाइए, आपको हम लोग लीगल तरीके से माइनिंग वाला पत्थर उपलब्ध करवाएंगे। जो वो एरिया था बंसी पहाड़पुर का, वहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही थी, तो बात पर पीएमओ तक पहुंची और इसके बाद मिस्टर नृपेंद्र मिश्र ने संपर्क किया और उनको पूरी बात बताई गई। फिर हमने रिकमेंड किया कि इस एरिया को फॉरेस्ट से निकाला जाना चाहिए। फिर एरिया को फॉरेस्ट से निकाला गया। राम मंदिर का मामला था तो स्मूथली तरीके से सारा काम हो गया, वरना तो बरसों लग जाते। उन्होंने कहा कि इस बात के लिए हमको भी धन्यवाद दिया गया, वो अलग बात है। इस पवित्र काम में चोरी हो जाए तो इतने बड़े रूप में आरोप लग जाए तो ऐसा माहौल बन गया कि पूरे देश के अंदर हर गांव हर घर में चर्चा होने लगी है। तो ये एक तरीके से विश्वासघात माना जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ एनसीईआरटी की कक्षा 8 यानी क्लास 8 की सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की किताब जारी की गई। दोस्तों इसमें विवादित न्यायपालिका वाले चैप्टर को पूरी तरीके से दोबारा लिखा गया। नई किताब में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था को इंटीग्रेटेड तरीके से जोड़कर पढ़ाया जाएगा। बड़ी बात यह है दोस्तों की देश के जो कोर्ट है यानी जो न्यायपालिका है उसके अंदर भ्रष्टाचार की बातें की गई थी और जो चीजें लिखी गई थी दोस्तों उस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था और जितने भी प्रिंट किए गए थे कॉपी उन सबको वापस लेने के लिए बोला गया। फिर इस मामले पर आगे कार्रवाई की गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।